मैं BA फाइनल ईयर में थी। मेरी मम्मी पापा को छोड़कर शिशिर अंकल के साथ ही रहने लगी थी। महीने 2 महीने में मम्मी इधर का एक चक्कर लगाती और मुझसे मिलकर चली जाती। जहां तक मैं जानती थी, मम्मी पापा में अलगाव का कारण सेक्स ही था। पापा से मम्मी उम्र में बहुत ही छोटी थी। वह शादी करके किसी दूसरे शहर में रहने चली गई थी। पापा को इस मामले में करारी धोखा मिला था। दोस्त, वीडियो तो देखते हो और सुनते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके। इस दौरान मुझे जो भी युवक अच्छा लगा था, मैंने उसे छोड़ा नहीं था। अब तक मैं कई पुरुषों के घोड़ों से सवारी कर चुकी थी, लेकिन एक युवक मिथुन को मैं आज तक भुला नहीं पाई थी। मेरे मन मंदिर में आज भी उनकी धुंधली तस्वीरें थी, लेकिन मैं अतीत को लेकर जीने वालों में से नहीं थी। मेरी बॉडी की बनावट बिल्कुल सुडौल गठीली गुलबदन शरीर दी, साइज 32, 36, 40 था। मेरी उम्र करीब 17 साल थी। मुझे तो हर शाम एक नए स्वाद, नए घोड़े का सवारी करना पसंद था। इस नए स्वाद का चस्का ही शायद मुझे पुरुष दर पुरुष भटकाता रहा। ना मालूम मुझमें ऐसी क्या खूबी थी कि जिस भी पुरुष पर मैं नजरें टिका देती वह मुझे पाने के लिए मचल उठता था। घोड़े की सवारी करने से भी अधिक आनंद घोड़े को छूने या निहारने से मुझे मिलता। इसकी वजह मेरे पूर्वाशिकों का इस कला में निपुण्य का गुण था। घोड़े को छूना, निहारना, इसके बाद स्पर्श करना मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय बन गया था। अब तक मेरे जीवन में कुछ ऐसे पुरुष भी आ चुके थे जो बड़े उद्योगपति या देश के शीर्षस्थ नेता थे, लेकिन मैंने उनके नाम को भुनाया नहीं था, क्योंकि मैंने कभी इस दृष्टि से किसी पुरुष से संबंध बनाए ही नहीं थे। इसे कोई मेरी जिंदगी की भूल समझे या असल मेरी उम्र भी तो पैसे को महत्व देने वाली नहीं थी। खाने पीने या घूमने फिरने में जो पुरुष मेरे साथ होता वह खर्च करता ही था। मैं उसको निचोड़ना अच्छी बात नहीं समझती थी। समय यूं ही धीरे धीरे बीतता रहा। मैं उन दिनों MA फाइनल ईयर में थी। माँ ने मुझसे मिलना अब बंद कर दिया था। बस पापा ही सहारा थे। ये सहारा भी एक दिन मेरे सिर से उठ गया। कोई हफ्ते भर बाद पापा घर आए तो उनके साथ एक 26 वर्षीय स्त्री थी। वह स्वभाव से बहुत ही चंचल और तेज तर्रार थी। पापा पर उसने न जाने कौन सा जादू कर दिया था कि वह मुझसे बार बार कह रहे थे कि नेहा, तुम मम्मी के पास लौट जाओ या कोई नौकरी कर लो और कहीं कमरा किराए पर लेकर रहो। मैं कोई नासमझ बच्ची तो थी नहीं, यह अच्छी तरह से समझ सकती थी कि वह मुझे स्वयं से अलग क्यों रहने की सलाह दे रहे हैं। मैंने पापा से कहा, पापा आप मुझे पढ़ाई का खर्च तो दे सकते हैं ना? अरे वाह, तुम अपनी माँ की भी तो बेटी हो, जाकर उससे ही पढ़ाई का खर्च मांगो। मैं तुम्हें अब फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। पापा के ही कहते ही मैं एकदम लाचार और बेबस हो गई। सूटकेस में अपना सारा सामान भरकर मम्मी से आकर मिली। वह पापा से भी कहीं अधिक निष्ठुर और निर्मम निकली। उसने कहा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अपनी व्यवस्था भी नहीं कर सकती। तुम खूबसूरत हो, जवान हो और पढ़ी लिखी हो, क्या तुम्हें पुरुषों से पैसा ऐंठना नहीं आता? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ये सुनकर मुझे गहरा धक्का लगा। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ सोचकर मैं मिथुन से मिलने के लिए उसके घर आए तो पता चला वह और ब्यूटी दोनों ही जबलपुर में रहकर आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ छुट्टियों में ही आते हैं। मैं ब्यूटी के घर से वापस आई तो मम्मी पापा पर बहुत गुस्सा आया। वे दोनों अपने तरीके से जी रहे हैं तो जिए, लेकिन उन्हें मेरे साथ भी तो न्याय करना चाहिए था। क्या उन्हें ये पता नहीं है कि एक लड़की के लिए अकेले जीना कितना मुश्किल होता है? मैं वहां से सीधे कॉलेज आई। अब पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैं प्रिंसिपल विकास से मिलना चाहती थी। वह मुझ पर दिलोजान से फिदा थे और काफी अमीर भी थे, लेकिन आज वो कॉलेज नहीं आए। उस समय शाम के करीब 6 बज रहे थे। मैं उनके आवास पर चली गई। दरवाजा खुला ही था। मैं अंदर आई तो वह सोफे पर बैठे सिगरेट पी रहे थे। उनकी उम्र यही कोई 35-40 की थी और पत्नी से उनका तलाक हो गया था। बच्चे उनकी पत्नी के साथ ही गांव में रह रहे थे। मुझे अपने यहाँ अचानक ही देखकर उनका चेहरा खिल उठा। वह सोफे से खड़े होकर मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ते हुए चाहक पदे, पत्नी न हो तब भी मुश्किल और हो तब भी मुश्किल में मैंने पहली बार उनका ये रूप देखा था। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लोग दोहरी जिंदगी क्यों जीते हैं? तभी उन्होंने अलमारी से एक महंगी शराब की बोतल निकाली और मेरी ओर मुस्कुरा कर देखने लगे। मैंने भी मुस्कान का जवाब मुस्कान से दिया। मुझे प्रिंसिपल विकास के इरादे से कोई इतराज नहीं था। इसी बीच वह शराब से भरा गिलास मेरे ओर बढ़ाते हुए बोले, शराब तो तुम पीती होंगी। शराब तो मैंने तभी पीना शुरू कर दिया था जब कॉलेज में दाखिला लिया था। पुरुष और शराब ये दोनों ही चीजें मेरे जीवन से जुड़ गई थी। मैंने आंख मूंद कर गिलास खाली कर दिया। प्रिंसिपल विकास बहुत ही खुश हुए। ऐसी शराब मैंने पहली बार ही पी थी। पूरे शरीर में नशा फैल गया।
मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और देखते ही देखते पलकों ने आंखों को ढक लिया। कोई 2 घंटे बाद मुझे होश आया तो प्रिंसिपल विकास पर बहुत ही गुस्सा आया। सभी पुरुष एक जैसे ही क्यों होते हैं? जब मैं विकास सर के साथ घोड़े की सवारी करने के लिए तैयार थी तो मुझे शराब में बेहोशी की दवा डालकर पिलाने की जरूरत ही क्या थी? तभी मेरा हाथ अपने शरीर पर गया तो अवाक रह गई। मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। इतने में ही मेरे हाथ अपनी औजारों पर चली गई। उसे छूने से मुझे यूं लगा जैसे प्रिंसिपल विकास ने कुछ किया ही न हो। तभी मैंने उठने की कोशिश की तो उठ न सकी। मुझे कांच चुभने जैसा दर्द हो रहा था। मैं बुदबुदाई। विकास ने मेरे साथ ऐसे ही घोड़े की सवारी किया कि मेरा शरीर फटा जा रहा है। मैं कराहती हुई किसी तरह से उठी और कपड़े डालकर पुनः बिस्तर पर लेट गई। इसी बीच विकास सर अंदर दाखिल हुए। वह मुस्कुरा रहे थे। मैंने घृणा से उन्हें देखा। तुम मर्द हो या हिजड़े, मैं तो पूरे होशो हवास में तेरे घोड़ों की सवारी के लिए तैयार थी। तो फिर तुमने मुझे बेहोशी की दवा धोखे से क्यों पिलाई? तब सर ने बताया, क्योंकि मैं बिना शराब पिए अपनी घोड़े की सवारी नहीं कर पाता हूँ और मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई स्त्री मुझे दोष दे और कहकर मेरा मजाक उड़ाए। बर्दाश्त नहीं। मैंने अपनी घोड़े की सवारी तेरी वो जगह पर सही तरीके से की हूँ। वह बड़ी ही बेशर्मी से ये कहकर मुस्कुरा पड़े। मैं खा जाने वाली निगाहों से उन्हें देखती हुई उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम एक कसाई से कम नहीं हो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मैं एक ऐसे यौन रोगी के चक्कर में आ गई थी जो दिमागी रूप से बिल्कुल पागल था। जब पागलपन का दौरा उसे पड़ता तो वह कुछ भी नहीं देखता था। मैं हैरान थी, यह कैसा आदमी है जो रात में शैतान बन जाता है और दिन में कॉलेज में जाकर बच्चों को पढ़ाता है। उस समय तो वह एक संवेदनशील इंसान लगता है। इस तरह 2 हफ्ते बीत गए। मैं उसके पागलपन से काफी परेशान रहने लगी थी। एक दिन विकास और मैं दोनों रोमांटिक बातें कर रहे थे और बात करते करते मैं हंसते हंसते बेहोश हो गई। उस हैवान ने अपने घोड़े की सवारी तो किया और आनंद भी लिया। साथ साथ में 2 और अपने दोस्त को सवारी के लिए बुला लाए थे। जब मुझे थोड़ा थोड़ा होश हुई तो मैं देखा कि मेरी वो जगह में 3-3 सवारी हो रही है। मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। मैं भी सवारी का काफी आनंद ले रही थी। ऐसा आनंद मुझे कभी नहीं मिली थी जो मुझे विकास सर ने आनंद दिया। इसी तरह विकास सर ने डेली सवारी करने के लिए चाह रहा था जो सही नहीं था। उससे मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी थी क्योंकि मेरी वो छोटी थी। वह मुझे कमरे में बंद करके कॉलेज जाते थे। एक रात विकास देर से घर वापस आए तो मैं झट से बिस्तर से उठ बैठी। कुंडी खोलने की आवाज जैसे ही मुझे सुनाई दी, मैं बाथरूम में चली आई और कुंडी खोलकर चुपचाप बैठ गई। अंदर घुसते ही वह सबसे पहले मेरे बिस्तर के पास आए। जब मैं वहां नजर न आई तो वह पलंग के नीचे झुककर देखने लगे। मैं बाथरूम के रोशनदान से उचककर सब देख रही थी। फिर वह गुस्से से गुर्राए, कहाँ चली गई? मेरे सामने आ जाओ वरना बिस्तर को आग लगा दूंगा। ये कहकर वह दूसरे, तीसरे, चौथे, फिर 5वें कमरे में एक एक कर गए। जब मैं कहीं नजर न आई तो वह थक हार कर शराब पीने लगे। तभी उनके दिमाग में ना जाने क्या सूझा। वह बड़बड़ाए, लगता है बेवकूफ बाथरूम में छुपी है। ये कहते कहते बाथरूम के दरवाजे को आकर पीटने लगे, बाहर निकल आओ नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। बाथरूम का दरवाजा काफी मजबूत था। मुझे पता था जल्दी टूटेगा नहीं। मैं चुपचाप बैठी रही। अब उन्होंने पैर से धक्का मारना शुरू कर दिया लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। वह अब काफी बौखला गए थे। मैंने सोचा अगर आज उनके हाथ आ गई तो वह मुझे जिंदा ही चबा जाएंगे। फिर वह सोफे पर आकर बैठ गए और शराब पीने लगे। मैंने बाथरूम में नजर दौड़ाई तो मुझे एक कपड़ा साफ करने वाला लकड़ी का चौड़ा डंडा दिखाई दिया। मैंने उसे हाथ में ले लिया। वह अब काफी नशे में थे। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और दबे पांव उनकी पीठ की ओर बढ़ गई। वह मुझे देख पा नहीं रहे थे। मेरी जान पर बनाई थी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उनके नजदीक पहुंचते ही मैंने एक जोरदार उसके पीठ पर वार कर दी। तभी दर्द के मारे चीख पड़े और पीछे मुड़कर भेड़िए की तरह मेरी तरफ लपके, लेकिन मैं हाथ नहीं आए और तेज कदमों से दरवाजे की ओर भागती चली गई। वह नशे में भी थे और घायल भी हो चुके थे। दौड़ने में मेरा मुकाबला नहीं कर सके। मैंने दरवाजे के बाहर आते ही बड़ी तेजी से फाटक बंद किए और कुंडी लगा दी। वह दरवाजा पीटते और चीखते रहे लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस समय यही कोई रात के 3 बज रहे थे। सुबह जल्दी काम पर जाने वाले बिस्तर से उठ गए थे। पास के मकानों से बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं तेज तेज कदमों से चलकर सड़क पर आ गई। मेरी मनस्थिति बहुत ही खराब थी। मेरी सोचने की शक्ति भी अब क्षीण हो गई थी। मैं पहले वाली नेहा नहीं थी। इन कुछ हफ्तों में ही मेरा पूरा जिस्म ही बदल गया था। मैं दुविधापूर्ण स्थिति में जाने कब तक खड़ी रही, फिर कुछ सोचते हुए आगे बढ़ गई। तब मेरी जान बच पाए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि
आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद जय भारत।